बजट 2026 इस बार का बजट बहुत खास होने वाला है और बहुत मुश्किल होने वाला है। मुश्किल क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। क्या कैसे होगा, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। और एक सबसे बड़ा कारण पिछले साल जो कमाई रही है, सरकार की कमाई घटी है। और जब कमाई घट जाए और खर्चे आपको पता है उतने ही हैं या फिर खर्चे बढ़ सकते हैं, कमाई उतना ही है खर्चे बढ़ सकते हैं, तो फिर बजट तो मुश्किल हो ही जाता है ना। इस बार का बजट देखो ऐसा होगा कि साल 2 साल के लिए बजट वाला नहीं होगा, मतलब साल 2 साल की प्लानिंग नहीं हो सकती है। इस बार का बजट सरकार को ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगला 5 साल 10 साल इस बजट से तय हो। तो आज पूरे बजट के एनालिसिस हम करेंगे कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 9वीं बार बजट पेश करेंगी। संडे को पहली बार हो रहा है। और इस बजट में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, इकोनॉमीज में क्या हो सकता है, आम आदमी की जेब पर क्या फर्क पड़ेगा, आम आदमी की कमाई घटेगी बढ़ेगी, देश की कमाई घटेगी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी, गोल्ड प्राइस, गोल्ड सिल्वर, स्टॉक मार्केट, शेयर, सब डिटेल में समझते हैं। तो तसल्ली से आज बैठ जाइए भैया। बजट, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद बजट क्यों पेश किया जाता है, होता क्या है बजट, अगर ये सवाल है तो पहले ये बता देता हूं। देखो बजट जैसा नाम से समझ में आता है, हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं ना, मंथली बजट। सैलरी आई, तब सैलरी आई तो भैया पूरे महीने कहाँ कहाँ खर्चा होगा, रेंट में जाएगा 15,000, एजुकेशन में जाएगा 10,000, इसमें उतना, इसमें उतना, पूरे महीने का हम बजट बनाते हैं। ठीक है, सरकार भी यही काम करती है, सरकार पूरे साल का बजट बनाती है। बस हमारे महीने का जब बजट बनता है तो वो कुछ हजार में होता है, लेकिन सरकार जब बजट बनाती है तो वो कई करोड़, कई लाख करोड़ में होता है वो। ठीक है, तो सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर यही आकर के बताती है कि हमारी कमाई क्या है और उस कमाई के बदले हम खर्चा क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। यही बजट होता है। और ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है हर एक आम आदमी को, क्योंकि आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जेब ढीली होगी, टाइट होगी, सब कुछ बजट से इंपैक्ट होता है। आज समझाता हूं आपको आसान भाषा में, यह बजट इतना खास क्यों है। देखो सरकार के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं इस बार। नंबर 1 जो चैलेंज है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की गिरावट। पिछले साल जब इकोनॉमी का हिसाब किताब लगाया गया था तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी अलग होती है, नॉमिनल जीडीपी अलग होती है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब टोटल जीडीपी, रियल जीडीपी का मतलब खर्चा खुर्चा काट कूट करके जो आता है। तो नॉमिनल जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया था पिछले साल वो 10.1% लगाया गया था कि 10% से हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, और लेकिन हुआ क्या, 8% की रफ्तार से नॉमिनल जीडीपी बढ़ी। अब आप कहोगे नॉमिनल जीडीपी 8% की रफ्तार से बढ़ी तो ठीक है, लेकिन नहीं भैया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अगर 8% बढ़ी है तो रियल जीडीपी, असली ग्रोथ जो हुई वो 7.4% पे अटक गई। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जब जीडीपी ही स्लो बढ़ी है तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी घट जाएगा ना। तो सरकार का टैक्स कलेक्शन घट गया तो मतलब कमाई घट गई। तो उसकी वजह से दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आ गई, सरकार की कमाई घट गई। अब सरकार की कमाई घटने से क्या होगा भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना, एजुकेशन डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, डिफेंस डेवलपमेंट, कम मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम कहां से होता है, सरकार की कमाई से। तो अब सरकार की कमाई घटेगी तो सब कुछ इंपैक्ट होगा ना, मतलब देश की ग्रोथ रुकेगी। देश की ग्रोथ रुकने का मतलब हमारी आपकी ग्रोथ रुकेगी। टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट हुई। अब यहां इंटरेस्टिंग बात है, सरकार ने सोचा था कि जीडीपी 1% बढ़ेगी पिछले साल के मुकाबले, तो टैक्स 1.1% बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन। लेकिन हुआ क्या, जीडीपी 1% बढ़ी तो टैक्स 0.6% ही बढ़ा। टैक्स आधी रफ्तार से बढ़ा, टैक्स कलेक्शन। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक का हाल क्या था, डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार के पास कलेक्शन आया 17 लाख करोड़। मैं पॉइंट वाला डेटा हटा दे रहा हूं, आप पढ़ लेना, मैं बोलने के लिए मैं हटा देता हूं। 17 लाख करोड़ के आसपास आया। ग्रोथ सिर्फ हुई 8% पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल की ग्रोथ यानी कि 23-24 का ग्रोथ अगर आप देखें तो 17% की ग्रोथ थी, लेकिन 24-25 का ग्रोथ हुआ सिर्फ 8%। तो भैया टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ घट गया। अब यहां मैंने साल दर साल लगाया हुआ है कि 2020-21 में कितना हुआ, 21-22 में कितना हुआ, 22-23 में कितना हुआ और यहां तक कितना हुआ। यह बेसिकली जनवरी तक का डेटा है। ठीक है, ईयर इन ईयर ग्रोथ भी लिखा हुआ है और इस साल की ग्रोथ स्लो है। जीएसटी कलेक्शन की भी बात करो तो 14 लाख करोड़ का हुआ है। ग्रोथ जीएसटी में सिर्फ 6.8% है। पिछले साल जीएसटी ग्रोथ
जीएसटी ग्रोथ कहने का मतलब जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ 8% थी पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जो पिछले साल ग्रोथ हुई है 24-25 में वो 6.8% हुई है। समझा पा रहा हूं मैं? इसका मतलब टैक्स कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन सरकार का कम हुआ है कंपैरेटिवली पिछले साल। आप इसको ऐसे समझिए कि पिछले महीने अगर आपकी 30,000 रुपए की सैलरी आई थी तो इस महीने 28,000 सैलरी आई। आप कहोगे मेरा खर्चा तो 30,000 रुपए के हिसाब से फिक्स है, अब 28,000 सैलरी आई तो कैसे हम मैनेज करें भैया, 2,000 तो घट गए। देश की सरकार के साथ भी यही हुआ, सरकार ने अपने खर्चे फिक्स कर रखे हैं, अब लेकिन कमाई हो गई कम, क्या करें भैया। ठीक है, इसलिए भी इस बार का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधी भाषा में समझो कि सरकार की कमाई पहले से आधी रफ्तार से बढ़ रही है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, पैसे पर भरोसा ही नहीं है। देखो होता क्या है, देश में एक तो सरकार इन्वेस्ट करती है, डिफेंस पे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रा पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस भी तरह के डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब जैसे आप देखो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो वो सरकार बना रही है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो इंफ्रा डेवलप होगा वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी। कोई कंपनी बन रही है, घर बन रहे हैं, रियल एस्टेट बन रहे हैं, ये सरकार नहीं बना रही ना, ये प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। तो सरकार के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी जब इन्वेस्ट करती है तब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सोच के देखो, सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, प्राइवेट कंपनीज आई ही नहीं वहां पे। जेवर एयरपोर्ट बन गया लेकिन वहां पे रेसिडेंसी बनाने के लिए कोई आया ही नहीं, आईटी कंपनी बनाने के लिए कोई आया नहीं, उस शहर को डेवलप करने कोई आया नहीं, तो एयरपोर्ट बन बन के रह जाएगा भैया, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कैसे। तो सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लेकिन इस बार दिक्कत क्या हुई कि सरकार ने क्या किया था, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया था। मतलब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो सरकार को टैक्स दे रही है 30% दे रही थी, उसको 22 कर दिया सरकार ने, घटाया, कंपनियों को राहत दी। अच्छा, पीएलआई स्कीम्स दिए, मतलब फैक्ट्रीज लगाओ, आप फैक्ट्रीज लगाओ, आपको इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, सरकार ने खर्च तो किया लेकिन फिर भी कंपनीज नई फैक्ट्री नहीं लगा रही हैं। अब कहोगे ऐसा क्यों? प्राइवेट कंपनीज को भी तो कमाना है, वो भी तो डेवलपमेंट करेंगे तो और कमाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे तो कमाएंगे, फिर क्यों नहीं किया प्राइवेट कंपनीज ने? सर इसलिए क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा तो है, अनसर्टेनिटी, पैसा लगाने के बाद रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, माल उनका कौन खरीदेगा भैया, एक्सपोर्टर्स की हालत खराब है भैया, कहां बेचेंगे हम अपना माल। अभी आता हूं, ये सब भी डिटेल बताता हूं आपको। हाल क्या हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनीज के पास था 5.5 लाख करोड़ कैश। कैश का मतलब रखा हुआ है, कंपनी ने अपने पास दबाया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कैश 10 लाख करोड़ हो गया, मतलब डबल हो गया 5 साल में। कंपनी के पास कैश रखा हुआ है, मतलब पैसा, कैश का मतलब हम लोग रखते हैं ना अपने पास पैसा रखा हुआ है जेब में, खर्च करने के लिए नहीं, अभी रखते हैं पास में। ऐसे कंपनियां भी अपने पास कैश रिजर्व में रखती है। कैश का मतलब ये नहीं कि हार्ड कैश नोट की बात कर रहा हूं मैं, कैश का मतलब बैंक में रखा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, रिजर्व में पैसा रखा हुआ है। कंपनियां इतना पैसा क्यों रख रही है 10 लाख करोड़? उसको तो इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं लगाना चाहिए। 14 लाख करोड़ तक पहुंच गया भैया, लेटेस्ट सोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनियों के पास कैश 14 लाख करोड़ पहुंच गया है। खर्च ही नहीं कर, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, लगा ही नहीं रही। कंपनीज के पास पैसा तो है लेकिन इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं है। अनसर्टेनिटी क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सामान बनाएंगे, खरीदेगा कौन? डिमांड क्लियर नहीं दिख रही है भैया। हम बाहर के देशों में भेजेंगे, बाहर का देश वाला उधर टैरिफ लगा देगा, भैया किसको हम बेचेंगे? हमने कुछ सेटअप बना लिया, लोग हायर कर लिए और पता चले उधर टैरिफ लग गया तो माल हमारा कैसे बिकेगा? मतलब समझ नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी इश्यू कह रहे हैं। इसीलिए कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, पैसा रखे हुए अपने पास। अब जब पैसा अपने पास रखे हुए तो ग्रोथ कैसे होगी? और भी मुसीबतें आ गई चाचा, और भी मुसीबतें। क्या सारी मुसीबतों की जड़ तो यही चाचा है ना, सबसे बड़ा मुसीबत अगर कोई है तो यही तो है चाचा। डोनाल्ड ट्रंप का धमाका, 50% टैक्स। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामान पर 50% का टैक्स टैरिफ लगा दिया है। यानी कि इंडियन बिजनेसमैन जब अमेरिका सामान बेचते हैं तो चाचा कहते हैं कि हमारे देश में सामान बेचने आए हो तुम, 50% टैक्स। यानी कि 100 रुपए का सामान जो आपने अमेरिका में भेजा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि 50% टैक्स, मतलब तुम्हारा सामान यहां 150 का बिकेगा। अरे इंडियन बिजनेसमैन सोच के आया था, अरे 100 रुपए का बेच देंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन 150 का होगा तो कौन खरीदेगा? आप कुछ इस तरीके से समझो, 1 करोड़ की कार जो इंडिया में बिक रही है वो अचानक से बोले कंपनी नहीं 2 करोड़ की, सेल गिरेगी या बढ़ेगी? गिरेगी। अचानक से गिर जाएगी ना, अचानक से गिरेगी। और अमेरिका ने यही किया, जो माल वहां 100 रुपए का बिक रहा था, अमेरिकी जनता जानती है 100 का बिकेगा, अचानक 150 का हो जाए,
खरीदना बंद ना। तो यही हुआ है, 25% टैक्स लगाया क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि भारत सामान ज्यादा बेच रहा है अमेरिकन मार्केट में। 25% टैक्स। अच्छा, 25% एक्स्ट्रा टैक्स इसलिए लगाया कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, रशिया से मना कर रहा है ऑयल खरीदने को ट्रंप। ठीक है, टोटल 50% टैक्स लग गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ? भारत अमेरिका को करीब 75 से 80 बिलियन का सामान बेचता है। बेचता मतलब वहां के मार्केट में हम बेचते हैं, हमारे इंडियन बिजनेसमैन, एक सालाना। 50% टैक्स की वजह से हमारा सामान महंगा हो गया, वहां पे सेल खराब हो गई, मर गए एक्सपोर्टर्स, हालत खराब उनकी। टेक्सटाइल, फुटवेयर, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, ये सब इंडस्ट्री पर मार पड़ गई। अच्छा, जब सेल नहीं होती कंपनियों को तो कंपनी क्या करेगी? खर्चे घटाएगी। खर्चे घटाने का मतलब लोगों को निकालेंगी, जॉब्स जाएंगी, सेटअप प्लांट बंद होंगे। अच्छा, जॉब जाएंगे तो आम आदमी की कमाई खत्म। जब आम आदमी की कमाई खत्म तो वो चीजें नहीं खरीदेगा। जब चीजें नहीं खरीदेगा तो जिस कंपनी का चीज वो खरीदता है, चावल, दाल, आटा, कपड़े, जूते, बाइक, कार, जो भी, उसके पास पैसे नहीं जाएंगे जब वो नहीं खरीदेगा। जब उसके पास पैसे नहीं जाएंगे तो वो सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगी। सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगी तो ले भैया, सरकार के पास पैसे नहीं बचे, सरकार इंफ्रा कैसे डेवलप करेगी, देश की ग्रोथ कैसे करेगी? तो समझ रहे हो कैसे लिंक्ड है सब कुछ। एक आदमी, एक देश जब टैरिफ लगाता है तो घूम फिर करके पूरे देश की इकोनॉमी स्लो हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की चेतावनी है कि यह साल एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। रुपये की हालत 92 रुपए $1 हो चुका है। सबसे लोएस्ट अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा रुपये की वैल्यू गिर चुकी है। यानी कि $1 की चीज बाहर के देश से आपको खरीदने के लिए अपनी जेब से 92 रुपए उसको देने पड़ते हैं। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले 80-85 रुपए देने पड़ते थे, कुछ साल पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, और कुछ साल पहले 50-60 रुपए देने पड़ते थे। आज के समय 92 रुपए देने पड़ते हैं $1 की चीज खरीदने के लिए। मतलब बाहर के देशों से चीजें खरीदना, इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा हो गया। ठीक, यहां एक और झटका है। इंडियन रुपये ने ऑल टाइम हाई 92 रुपए पर डॉलर छू लिया है। मतलब डॉलर और महंगा हो गया है। आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा भैया? आप कहोगे डॉलर महंगा हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे चाचा, आप ही की जेब पे फर्क पड़ेगा। किसकी जेब पे पड़ेगा? आईफोन खरीदते हो, किधर से आता है? बाहर से। टीवी खरीदते हो, किधर से आता है? बाहर से। वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब बाहर से तो खरीदते हो। जब रुपये की वैल्यू गिर गई तो आप तो जिस दुकान वाले से खरीद रहे हो वो तो बाहर से मंगा रहा है ना, उसको ज्यादा रुपया पे करना पड़ेगा। जब वो ज्यादा रुपया पे करेगा तो आपसे भी ज्यादा रुपया लेगा ना। मतलब 10,000 का फ्रिज अब 12,000 का मिलेगा आपको। 1 लाख रुपए फोन हो सकता है 1,10,000 का मिलेगा अब आपको। तो आपकी जेब हो जाएगी ढीली। पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। ठीक है, फॉरेन ट्रिप आपका महंगा हो जाएगा क्योंकि उधर तो जाके डॉलर में खर्च करोगे ना। अच्छा, रुपया क्यों गिर रहा है? क्यों इतनी तेज गिर रहा है भैया? यहां तक क्या क्यों हालत पहुंच गई? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं भारतीय मार्केट से। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है भारतीय बाजार पर। वहां जो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है उनका बेच बेच करके वो पैसा निकाल करके वहां डाल रहे हैं। यूएस में जनवरी में $3 बिलियन निकाला है। ट्रंप के टैरिफ से डर लग रहा है। क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ टेंशन है। हम भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल डीजल। तो जब क्रूड ऑयल ही महंगा हो रहा है तो आपका पेट्रोल डीजल महंगा होगा। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो भैया डीजल पर तो हर ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है। सब्जी भाजी किसान से लेकर के आपके घर तक कैसे पहुंचता है? चावल दाल आटा आपके घर तक कैसे पहुंचता है? कोई भी सामान यहां से वहां कैसे जाता है? ट्रक से। और ट्रक में क्या चलता है, क्या लगता है? डीजल। तो डीजल अगर महंगा हो गया, सब कुछ महंगा होगा। सबके सब कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है कि कमजोर रुपये से हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। एक्सपोर्ट सस्ता कहने का मतलब हमको, जैसे मान लो जिसकी कमाई डॉलर में है, तो पहले वो अगर मान लो 80 रुपए उसके आते थे $1 के बदले, अब 90 रुपए आने लग जाएंगे, 92 रुपए आने लग जाएंगे। लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। असली चीज ये है कि इंपोर्ट हमारा महंगा हो रहा है। ठीक है, और ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक, ट्रंप के टैक्स का थोड़ा असर कम होगा क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता होता है, लेकिन माइनर चीज है ये। तो फिर सरकार को करना क्या चाहिए भैया? समाधान क्या है? इस बजट में क्या पॉसिबिलिटी है? सरकार क्या सोच सकती है? क्या होना ही चाहिए? जरा ये समझ लेते हैं। सॉल्यूशन 1, नए दोस्त बनाओ। एक दोस्त ने आपसे मुंह मोड़ लिया, ट्रंप चाचा की बात कर रहा हूं, तो नए दोस्त बनाओ। अमेरिका ने लड़ाई नहीं करनी, अमेरिका से हमको लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि नए मार्केट खोजने हैं। सरकार और ये काम कर भी रही है, नए मार्केट ढूंढे जा रहे हैं। ये डील्स फिलहाल इस साल आपने देखा कि हो चुकी है, इन पर हमने कई वीडियोस में बात भी करे हैं।
ये सब डील, ये सब हो चुकी है। और रिसेंटली नया नया डील जो आपने देखा कि इंडिया EUFTA, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हम कहते हैं, वो हो गया है, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिग्नेचर आप अभी बाकी है। अच्छा, ये ट्रेड डील हो चुका है। आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील देख ली होंगी कि गाड़ी सस्ता हो जाएगा, कितना सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा, लेकिन कब होगा? कल हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा? नहीं। अरे ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर, रूल राल सब बनने में साल लगेगा। तो मतलब पूरे साल हमको ट्रम्प के टैरिफ की मार झेलनी है, हमको मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स को। ठीक है भैया। और उसके साथ चिले और पेरू के साथ बात चल रही है डील्स के लिए। लेकिन समस्या क्या है, इन डील्स का फायदा तुरंत नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम लगता है। तब तक सरकार को एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट अपनी साइड से देना पड़ेगा। अच्छा, सॉल्यूशन 2 क्या है? एक्सपोर्टर की मदद करो भैया। जो एक्सपोर्टर्स मार खा रहे हैं, जिनका धंधा खराब हो रहा है, जिनका सेटअप खराब हो रहा है, जिनको अपने लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। 5 लाख करोड़ का पैकेज सरकार दे। सरकार ने अनाउंस किया है कि एक्सपोर्टर्स को 5 लाख करोड़ की सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये सरकार ने। इससे होगा क्या? ये कुछ स्कीम्स हैं, जैसे जीएसटी रिफंड, ये वर्किंग कैपिटल लोन आसान हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी को 8 कैटेगरी से घट के 4 से 6 कैटेगरी। मतलब ये है कि जिन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है, सरकार अपनी तरफ से 5 लाख करोड़ का इंसेंटिव उनको दे रही है, अलग अलग तरीके से, लोन के फॉर्म में, जीएसटी रिफंड के, मतलब अलग अलग तरीके से। तो ये जो 5 लाख करोड़ का पैकेज सरकार अपनी जेब से दे रही है, किधर से जा रही है? सरकार ने जब बजट बनाया था तो ये रखा था क्या? पता ही नहीं था कि ये खर्चा भी आएगा। मतलब इनकम उतनी है, खर्चे नए नए निकल के आ गए। कमाई वही 25,000 रुपए है मान लो, अब 25,000 रुपए में पता चलेगा भैया 2-3 हजार रुपए, अरे तबीयत खराब हो गया था, दवाई का खर्चा आ गया, स्कूल के जूते फट गए, तो ये सब नया खर्चा आ गया ना, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया। तो सरकार के साथ भी यही हो रहा है। सॉल्यूशन नंबर 3, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। भैया डिफेंस बजट जो है हमारा 7 से 8 लाख करोड़ तक जाएगा। क्यों बढ़ना जरूरी है डिफेंस बजट? अभी बहुत सारे देश, यूएस ने तो 50% अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। अलग अलग देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहे हैं? लड़ाई का माहौल चल रहा है भैया। चाचा कहते हैं उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, इस पर टैरिफ लगा देंगे, उस पर लगा देंगे। क्या करें? अपने घर की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। लड़ाई की नौबत आई तो हमको तैयार तो रहना पड़ेगा, तो डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, पिछले बजट में 6.8 लाख करोड़ था, इस बार 7.5 से 8 लाख करोड़ तक हो सकता है। 12% की इंक्रीज की पॉसिबिलिटी है। तो डिफेंस बजट अगर बढ़ता है तो डिफेंस के स्टॉक कंपनी अलर्ट हो गए भैया। फोकस न्यू वेपन्स, एआई बेस्ड डिफेंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब ये देखो देशों का बजट है, कितना कितना बजट डिफेंस पर देशों ने बढ़ा दिया है। इंडिया 9.5% बढ़ाया है, पाकिस्तान 20% बढ़ा दिया है, चाइना ने 7%, यूएसए ने 5.7%, ट्रम्प ने बोला है 50% बढ़ा देंगे डिफेंस बजट, जापान, जर्मनी, ये सब। अब देखो ना यूएसए का बजट भैया लगभग 1000 बिलियन, सबसे ज्यादा बजट तो इसी का है, और इसके ऊपर 50% चचा और अगर बढ़ा देंगे तो यूएस क्या करने की तैयारी है भैया? पूरी दुनिया पे कब्जा करने की तैयारी है क्या? मतलब सोचो ग्लोबल लेवल पे कितनी मारामारी है, देशों के बीच कितना कंफ्यूजन हो रहा होगा। ट्रम्प सबसे पहले अपने पड़ोसियों को परेशान करता है। पड़ोसी है उसका कनाडा, कहता है कि भैया हम चाइना से हाथ मिलाएंगे, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कें हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ये देश की ग्रोथ की रीढ़ है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे तो चीजें और आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब्स भी बनेंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। पिछले बजट में 11.2 लाख करोड़ का था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 12 से 12.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट ये हो सकता है। 8 से 10% इंक्रीज हो सकता है। तो मतलब कान खड़े हो गए आपके स्टॉक मार्केट वाले। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, इंफ्रा, रियल एस्टेट। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी बदल गई है भैया। नए प्रोजेक्ट्स पर काम कम शुरू होंगे क्योंकि पुराने ही अधूरे पड़े हैं, पुराने ही कैपेक्स सारे यूज नहीं हो पाए हैं। कैपेक्स मतलब जो पैसा बजट में रखा गया था कि इतना पैसा सरकार खर्च करेगी, वही खर्च नहीं हो पाए हैं। क्यों खर्च नहीं हो पाए हैं? इतनी सारी अनसर्टेनिटी, कहीं अप्रूवल का लफड़ा, इतने सारे इलेक्शन हमारे देश में चलते ही रहते हैं, आपको पता है। कहीं जमीनें नहीं मिल पाई, कहीं कुछ हो गया, उसका टैरिफ आ गया। तो जब चीजें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगता रहता है तो काम पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पुराने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रुके हुए हैं। अब उसके बाद मिडिल क्लास को क्या मिलेगा? आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? आपकी मतलब हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा भैया मिडिल क्लास वालों के लिए? इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद। देखो सच बताऊं,
तो मुझे लगता है डायरेक्ट टैक्स वैक्स में, मुझे ऐसा लगता है सरकार हो सकता है कि ज़्यादा दानवीर टाइप हो जाए तो बढ़ा भी सकती है। मुझे टैक्स रिबेट की उम्मीद कम है, क्योंकि पिछले साल जो टैक्स बजट आया था उसमें ही आपको पता है 12 लाख तक की इनकम का छूट दे दिया, फिर अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ वो सब, तो मुझे उम्मीद कम है। हालांकि कुछ लोग कह भी रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है, 75,000 से बढ़ा करके 1 लाख किया जा सकता है न्यू टैक्स रेजिम में। इससे टैक्स फ्री इनकम 12.5 लाख से बढ़कर 13 से 14 लाख तक हो जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम आ सकती है। हो सकता है कि होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन बढ़ सकता है, कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा कम हो सकता है, ये सब, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। अब हो जाए तो अच्छी बात है। कम चांस 30% टैक्स स्लैब की लिमिट 40 से 50 लाख करना, मुझे भी उम्मीद कम है। बड़े टैक्स रिफॉर्म पिछले साल हो चुके हैं, इस साल उम्मीद कम है। और क्यों मैं कह रहा हूं, देखो सरकार के पास इस बार पैसे नहीं है, कमाई घटी है, जो मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया है। और एक बात बताऊं, टैक्स कट की उम्मीद इस बार रखना भी नहीं चाहिए। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, हैं दुश्मन, देश के दुश्मन? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। इसका बड़ा रीजन है, अभी बताता हूं, अगला पॉइंट वही है। देखो हमारे देश की सबसे बड़ी दुविधा मालूम क्या है? सब्सिडी वर्सेस स्किलिंग। समझिएगा इसको बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरा देश फंसा हुआ है इसमें। अगर हमारे देश को कोई चीज पीछे कर रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम नहीं समझते इस चीज को, हम ना कच्चे लालच में फंसे हुए हैं। सब्सिडीज का बिल सरकार कितना खर्च करती है मालूम? 4.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ सब्सिडीज देने में। सब्सिडीज का मतलब आप इसको फ्रीबीज कहो तो गलत नहीं है। ये स्कीम फ्री, वो स्कीम फ्री, वो स्कीम फ्री, किसी ना किसी तरीके से सरकार फ्री में लोगों को चीजें दे रही है। आप बोलोगे इसमें क्या गलत है? तो बहुत अच्छी चीज है, सरकार लोगों के लिए कर रही है, सोच रही है लोगों के लिए। नहीं सोच रही सर। कैसे बताता हूं। फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़ दिया जाता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.68 लाख करोड़ दिया जाता है, बाकी अदर सब्सिडीज अलग अलग फॉर्म में, जिनको मिल रहा है उनको ज्यादा पता होगा, भाई हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हम मिडिल क्लास वाले हैं। एजुकेशन बजट 1.2 लाख करोड़ और 29 लाख करोड़। जरा एक चीज ध्यान से समझिएगा, सब्सिडीज कितना दिया जा रहा है? 4.5 लाख करोड़ का। एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है? 1.25 लाख करोड़। आपको ये अजीब नहीं लग रहा? भाई जो चीज बेस है किसी भी चीज की उन्नति का, देश की उन्नति का, आदमी की उन्नति का, जिस चीज से ही सब कुछ डिपेंडेंट है, एजुकेशन। आज अगर अमेरिका दुनिया का बाप बना हुआ है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। हम एआई सीख रहे हैं, उनके बनाए हुए टूल को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, वो टूल टाल बना के बैठे हैं। हमारे यहां पे अभी स्कूल्स खुल रहे हैं, मतलब ये कहा जा रहा है कि स्कूल में अब एआई आएगा, करिकुलम में आएगा, सरकार लाएगी। भाई वो बना के बैठे हैं, वो बेच रहे हैं, मतलब हम अभी सीखे भी नहीं हैं, वो बना के बेच चुके हैं। सोचो हम कितना पीछे हैं, इसलिए तो वो राज कर रहा है। हम यहां पीछे हैं सर। हमारा देखो ना एजुकेशन बजट क्या है। अच्छा, किसी को मतलब भी नहीं है इससे, सच बताऊं तो किसी को मतलब नहीं है। और सरकार को यह अच्छे से पता है कि हमारी जनता ना बकलोल है, भारत की जनता सच कहूं तो बकलोल है। जनता को मतलब ही नहीं है, जनता को ये चाहिए सब्सिडी दो, फ्री दो। अभी 10,000 फ्री दिया, इलेक्शन जीत गए। ठीक है, तो जनता को ये चाहिए, फ्री चाहिए। तो फ्री के चक्कर में सरकार भी इस पे फोकस कम करती है कि सरकार को चाहिए नहीं बनना है मेरे का, जाओ रहो भाई तुम। तो टोटल एजुकेशन प्राइमरी या हायर देखोगे तो 1.2 लाख करोड़ है। एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस, पिछला बजट अगर आपको याद हो तो 500 करोड़ का बजट आया था, तो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। अब 1 तारीख को चाची निर्मला सीतारमन बताएंगे 500 करोड़ कहां गए, कुछ बना कि नहीं बना। मतलब सब्सिडीज पर जितना खर्च हो रहा है उसका सिर्फ 1/3 एजुकेशन पर जा रहा है। और आम आदमी को मतलब भी नहीं एजुकेशन से, होना भी नहीं चाहिए। मजे सब्सिडीज के मजे लो भैया, क्योंकि सब्सिडीज मिलता है तभी सरकार को वोट मिलता है। तो सरकार भी तो यही फोकस करेगी ना सब्सिडीज देने पे, काहे को फोकस करेगी इस पे? चाहिए नहीं किसी को। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम हमेशा गरीबों को मुफ्त राशन देते रहेंगे? नहीं, उल्टा सोचो इसका। क्या हम राशन लेते रहेंगे? हाँ भाई बिल्कुल लेते रहेंगे। सरकार दे रही है तो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सरकार कहां से दे रही है सर? कहीं ना कहीं तो बजट कट रहा है ना। जो पैसा एजुकेशन में लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा, आपको फ्री मिल रहा है, आपको फ्री चाहिए, लो। ठीक, नई विश्व व्यवस्था, इंडिया की पोजीशन क्या होगी? सर चुनौतियां क्या क्या है ये समझो। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया का ट्रेड बदल रहा है, मतलब दुनिया भी अब ट्रंप को ना मान करके अपनी अपनी चीजें डिसाइड हो रही हैं। डॉलर की भैया रिप्लेसमेंट सोचा जा रहा है,
लोग यूएस से ट्रेड डील, मतलब यूएस पर जो डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की थी वो डिपेंडेंसी कम किया जा रहा है। यूएस का जो राज दुनिया पर था, हर देश अल्टरनेट तलाश कर रहा है यूएस का, ठीक है। चाइना एग्रेसिव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्रीज को ल्यूट दे रहा है, मतलब और ज्यादा लुभावने ऑफर्स दे रहा है अलग अलग देश को कि चाइना आओ इन्वेस्टमेंट करो। यूके कनाडा जैसे ट्रेडिशनल अलाइज भी चाइना के पास जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। अब बड़ा सवाल इसमें क्या है कि क्या इंडिया चाइना के इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेगा? आपको पता है कि इंडिया ने चाइना के इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर रखा है, बैन कर रखा है। क्या अलाउ करेगा? यूएस के साथ ट्रेड डील होगी जो कि साल भर से नहीं हुई, बात ही चल रही है, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो क्या बात हुई पता नहीं अभी तक। ईयू के बाद कितने देशों से एफटीए करेंगे, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हम कह रहे हैं, क्या ईयू के साथ ही सीमित रह जाएगा या और भी देशों के साथ हम करेंगे, और भी नए दोस्त बनाए जाएंगे? ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप कैसी रहेगी, मतलब ओवरऑल दुनिया में इंडिया की लीडरशिप कैसी रहेगी? बजट से यह मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया स्टेबल है, अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्ट कीजिए। देखो बजट ना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, पूरी दुनिया को यह मैसेज जानना जरूरी है कि इंडिया पावरफुल है, इंडिया में दम है, इंडिया ग्रो कर पाएगा इन टैरिफ्स के बावजूद। जहां लड़ने लड़ाई की बात हो रही है, क्या इंडिया अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा? अगर इस बजट में निर्मला सीतारमण दुनिया को यह मैसेज दे पाए कि हां इंडिया में दम है, आगे बढ़ेंगे, 5-10 साल में कुछ करके दिखाएंगे, तब दुनिया के इन्वेस्टर्स आएंगे इंडिया में। अगर बजट से यह मैसेज नहीं गया तो एफआईएस तो जा ही रहे हैं। 2 तारीख को आपको मतलब पता चलेगा कि एफआईआई ने और निकाल लिया भैया, ठीक है भैया। तो बजट की ये कहानी है। बाकी कल जब सुबह बजट आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और जो लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक अच्छा दिन होता है बजट, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी बहुत मिलती है। बड़े बड़े कैंडल्स ऊपर के, बड़े बड़े कैंडल्स नीचे के बनते हैं, तो लेकिन ट्रेड कर रहे हो थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, प्रीमियम्स महंगे होते हैं, आपको सस्ती चीज भी महंगी मिलती है वहां पर, तो उसके लिए सावधानी रहिएगा। लेकिन बजट इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। एफआईआईस आगे जाते रहेंगे या वापस आएंगे, ये बजट बताएगा। तो ये एनालिसिस, पूरी प्री बजट एनालिसिस आपको कैसी लगी, समझ में आया, ढंग से मैं समझा पाया, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर पाया, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाइए क्या एनालिसिस करके जबरदस्त मजा आ गया, ऐसा लिख के बताइएगा भैया हमको। बाकी कल शाम को बजट आने के बाद बजट की एनालिसिस आपको इधर ही मिलेगी। चलो आज के लिए इतना ही।